हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी और जो भी क्लासेस चल रही हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी वीडियो में तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कमेंट देखिए, अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना वीडियो में, वो एक तरह की मोटिवेशन का काम करता है मेरे लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में कोशिश करिए लाइक करने की और कमेंट करने की, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और लेखपाल के लिए जीके और जीएस का इतिहास में 8वां वीडियो है, ठीक है। और मध्यकालीन भारत चल रहा था, मध्यकालीन भारत का ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद मध्यकालीन भारत का एक और वीडियो होगा, उसके बाद आपका मध्यकालीन भारत का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कल संडे है और कल आपका टेस्ट होगा सुबह हिस्ट्री का, जो भी मैंने पढ़ा है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का आए हुए क्वेश्चन को हम कवर करेंगे टेस्ट में। और हिंदी का टेस्ट आपको शाम को होगा, वो उसमें मैंने भाषा और वर्णमाला के टेस्ट लूँगा और प्रीवियस ईयर्स के आए हुए सारे क्वेश्चन उसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर जो आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ से मुझे सुधीर गुप्ता सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। करंट में बात करें तो उस पर अभी वीडियो की क्लासेस चल रही हैं, वीडियो में आपकी हिंदी चल रही हैं और जल्दी ही उस पर एसएससी जीडी के लिए मैथ की क्लासेस, वनडे एग्जाम के लिए जितने भी मैथ के आपके कोर्स बन सकते हैं उसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। वनडे एग्जाम के लिए सारे एकदम मैथ का अच्छे से पढ़ाया जाए आपको, किस पे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए और जैसे ही कोर्स मिलेगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य से। तो मुगल साम्राज्य में देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं बाबर। तो बाबर का जो टाइम पीरियड की बात करें तो बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 ईस्वी तक था और मुगल वंश का संस्थापक था। कौन था मुगल वंश का संस्थापक? बाबर था। देखिए, आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं, स्वयं को सिद्ध करना है तो कठिन समय भी परिश्रम करना न छोड़े। स्वयं को अगर जो आप सिद्ध करना चाहते हैं तो कठिन समय में भी परिश्रम करना न छोड़े, क्योंकि वही बीज पेड़ बनता है जो मिट्टी की कठोर परतों को काटकर अंकुरित होने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि ये चीज़ें कठिन है, हम इसको छोड़ के आगे बढ़ें। आगे नहीं बढ़ना, आपको चीज़ों को समझना है। आप जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, कोई भी, रीजनिंग हो, हिंदी हो, हिंदी में भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बताऊँगा क्या चीज़ें कैसे होनी है, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि छोड़ के आगे बढ़ना, क्योंकि वीडियो का एग्जाम है। जैसा कि मैंने बताया, हिंदी और रीजनिंग की बात करो उसमें 40+ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और 1526 से 1530 इनका टाइम पीरियड था। तो ये याद रखिए, यहाँ पे संस्थापक कौन थे मुगल वंश के? बाबर थे। और इसके बाद इसके द्वारा प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, कौन कौन से देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें, इसमें देखिए 1526 ईस्वी में, ये आप याद रखिएगा टाइम, पानीपत का जो, तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। ये सन आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। और एक क्वेश्चन बनता है किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और जिसमें बाबर की विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। अब देखिए, पहली बार इसमें, इस युद्ध में क्या बड़ी बातें हुई थी। इस युद्ध में पहली बार तोपा का प्रयोग किया गया था, जिससे बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। और यह युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये देख लेते हैं, मुगल वंश की संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और उसके बाद देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें कौन विजय हुआ? बाबर विजय हुआ। और इस युद्ध, किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और कलंदर की उपाधि कब धारण की बाबर ने? तो कब धारण की? पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद। अब आते हैं खानवा का युद्ध, ये भी बहुत फेमस था। तो खानवा के युद्ध की बात करें तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर व मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध 1527 में पानीपत के युद्ध के 1 साल बाद तुरंत हुआ था और बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने खानवा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खानवा की उपाधि धारण की थी और पानीपत के युद्ध के 1 साल बाद ही हुआ था और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया। अब आते हैं चंदेरी का युद्ध, देखते हैं 1528, ठीक 1 साल बाद फिर से 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। इसमें देखिए किसके
किसके बीच हुआ? बाबर व राजा मेदिनी राय के बीच हुआ था। बस इतना जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आता नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। चंदेरी का युद्ध बाबर और राजा मेदिनी राय के बीच हुआ था। आगे चलते हैं, घग्गर का युद्ध, इसे हम घाघरा का युद्ध बोलते हैं, 1529 में हुआ था। इसमें बाबर व अफगानों के बीच हुआ था, बाबर व अफगानों की सेना के बीच में हुआ था, और यह युद्ध जल व थल दोनों जगहों पे लड़ा गया था, ध्यान रखिए। तो घाघर का युद्ध बोलते हैं, इसे घाघरा का युद्ध भी बोलते हैं, 1529। तीनों देखिए, चारों युद्ध जो मैंने बताया एक एक साल के अंतराल पे। आप पानीपत का युद्ध याद रखेंगे, सारे आपको पता चल जाएंगे। और ये जो घाघर का युद्ध था सबसे फेमस यहाँ का ये है, यह युद्ध जल व थल दोनों जगहों पे लड़ा गया था। आगे चलते हैं। अब देखिए, बाबर द्वारा कोई एक पुस्तक लिखी गई थी, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा थी और बाबर ने इसे स्वयं लिखी थी। किसने? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, और इसका तुर्की भाषा में किसने किया था? तुर्की भाषा में देखिए, बाबर ने जो आत्मकथा अपनी लिखी थी, ये किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। तो बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। और आत्मकथा तो जाहिर सी बात है बाबर खुद लिखेगा, और इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं बताता चल रहा हूँ। अब देखिए, हुमायूं की बात करें, हुमायूं ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? आगरा में कराया था। 1530 से 1556 इसका शासनकाल था। देखिए, मुगल साम्राज्य की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हुमायूं द्वारा प्रमुख युद्ध जो लड़े गए उसको देख लेते हैं। तो पहला युद्ध था कलिंजर का युद्ध, और यह हुमायूं और कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के बीच हुआ था 1530 ईस्वी में। उसके बाद बात करें चौसा का युद्ध, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें कौन विजय हुआ था? शेरशाह सूरी विजय हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच शेरशाह सूरी का विजय हुआ था। अब आते चलते कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 1540 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यह युद्ध की बात करें तो जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें देखिए, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी फिर से। अब देखिए, हुमायूं की मृत्यु की बात करें तो दीनपनाह नामक एक पुस्तकालय था, उसमें सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, हुमायूं नामा। हुमायूं की रचना, जो हुमायूं ने सारे जितने भी हुमायूं के कारनामे रहे उसकी रचना हुमायूं नामा में की गई थी, उसको सारे को इंक्लूड किया गया किसमें? हुमायूं नामा में। किसने किया? गुलबदन बेगम। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की थी। अब चलते हैं शेरशाह की बात। 1540 से 1545 शेरशाह का टाइम पीरियड रहा। इसमें देखिए, शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना किया। तो शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य का स्थापना किया। सूर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। इनके बचपन का नाम की बात करें तो फरीद खान था। अब देखिए, शेरशाह सूरी ने बिलग्राम युद्ध जो हुआ था 1540 में, उसके बाद उसको जीतने के बाद कहाँ पे बैठा था? गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और ये दिल्ली बहुत फेमस था उस टाइम। ठीक है, सारे लोग चाहते थे कि हम दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो शेरशाह सूरी जो था, बिलग्राम का युद्ध हुआ जीतने के बाद 1540 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। उसके बाद देखिए, शेरशाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, तो बहुत फेमस, जितना स्टार लगाइए, अब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार सब कम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब देखिए, डाक प्रथा जो भारत में चलती है ना, डाक प्रथा, उसका प्रचलन किसने करवाया था? शेरशाह द्वारा करवाया गया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट लीजिए। फिर से बोलता हूँ, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, और डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे चलते हैं। अब देखिए, शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किला-ए-कुहन नामक मस्जिद थी, दिल्ली में किला-ए-कुहन नामक मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब इसी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया था, और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। तो ये दो चीजें हैं, 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। अब आते हैं अकबर पे। अकबर की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। देखिए, मैं ज़्यादा तेज़ आपको लग रहा है कि मैं तेज़ चल रहा हूँ, तो तेज़ नहीं चल रहा हूँ, आप लोग को समझाते हुए चल रहा हूँ। और आप लोगों को PDF जो होगा, देखिए, अगर जो आप एकदम ये है कि हाँ मुझे वीडियो का एग्जाम अच्छे से तैयारी करनी, अच्छे से देना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना होगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम में ऐड हो जाएंगे। उसमें मैं बहुत सारे PDF नोट्स भेजता रहता हूँ, तो अगर जो आप सीरियस कैंडिडेट हो उसको ज्वाइन जरूर करिए। ठीक है, अकबर की बात करें तो वीडियो देखने के बाद आप PDF पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं क्लियर होंगी, फिर से एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ आप नोट्स बना लीजिए, क्लियर हो जाएंगे। अकबर की बात करें तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा।
सम्राट अकबर का जन्म हुआ था जो 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, सम्राट अकबर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में, और इनका राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हो गई थी। किसका नेतृत्व में? बैरम खां के नेतृत्व में। चूंकि ये 14 साल के थे, इनका मतलब इनको उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए बैरम खां ने सारा काम का संभाला और राज्याभिषेक कराया अकबर का 14 वर्ष की आयु में। अब देखिए बैरम खां की बात करें तो 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक में रहा था। कौन? बैरम खां। ठीक है, बहुत इसका पहचान का था, मतलब बहुत काबिल और बहुत विश्वास पात्र था, इसलिए बैरम खां के नेतृत्व में अकबर को 14 वर्ष की उम्र में नेतृत्व दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बैरम खां के संरक्षक में अकबर कितने साल तक रहा? 4 साल तक, 1556 से 1560 तक। उसके बाद देखिए वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। कौन? अकबर। अकबर का ना देखिए जलालुद्दीन अकबर आता था ना जी टीवी पे, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, इतना बड़ा नाम रखा था उसने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। कौन बैठा था? अकबर। इतना बड़ा नाम, ध्यान रखिए, इतना बड़ा नाम। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अकबर द्वारा प्रमुख युद्ध जो लड़े गए उसको देख लेते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर द्वारा लड़ा, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 में, 5 नवंबर 1556। ध्यान रखिएगा, सन याद रखना इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत के जो तीनों युद्ध लड़े गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। सन किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आया है, 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व अकबर के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध ध्यान रखिएगा, किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था 1576 में। अब देखिए अकबर ने दास प्रथा, तीर्थ यात्रा व जजिया कर को समाप्त किया था। 3 चीज़ों को, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा व जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। अब देखिए दीन इलाही, अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, जिसे 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक धर्म बनाया था, नया धर्म बनाया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। इसमें देखिए दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला जो पहला प्रथम वह हिंदू शासक था बीरबल था। तो दीन इलाही जो धर्म अकबर ने बनाया था 1582 में, उसमें देखिए प्रथम जो हिंदू शासक था, प्रथम या अंतिम क्या, उसके बाद किसी ने वो दीन इलाही धर्म उतना सक्सेस नहीं हुआ, बीरबल ने इसको ज्वाइन किया था या फिर स्वीकार किया था। आगे चलते हैं। अब अकबर के नवरत्नों के बारे में जान लेते हैं। अकबर के बारे में बात हो और उनके नवरत्न की बात न की जाए तो बेकार है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अकबर के नवरत्न की बात करें, कौन कौन से नवरत्न थे अकबर के दरबार में? बीरबल थे, देख लेते हैं। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकामा और फौजी, हकीम हुकामा फौजी, ये 9 रत्न थे टोटल अकबर के दरबार में। तो कुछ इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं। जैसे अब बीरबल की ही बात करें तो बीरबल के बचपन का नाम जान लेते हैं, महेश दास गुप्ता था बीरबल के बचपन का नाम। और अबुल फजल की बात करें तो दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था अबुल फजल। और आईने अकबरी तथा अकबर नामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। आईने अकबरी और अबुल फजल नामक आईने अकबरी और अकबर नामा बुक की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अब देखिए टोडरमल, अब देखिए अकबर ने इसे दीवाने अशरफ के पद पर नियुक्त किया था, किसे? टोडरमल को। और ये सब नवरत्न है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद तानसेन की बात करें तो यह दरबार में अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार था तथा इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मियाँ की डोरी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग, तो 3 पुस्तकें लिखी थी। किसने? तानसेन ने। मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। ठीक है, आगे चलते हैं। मानसिंह की बात करें तो ये अकबर का सेनापति था, ये भी नवरत्नों में से थे, एक था। अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें, इसके बाद मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और फौजी, ये कुल नवरत्न थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं अकबर ने गुजरात विजय के नाते फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किस लिए करवाया था? गुजरात विजय के नाते फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अब अकबर की मृत्यु की बात करें तो 1605 ईस्वी में हुई थी और इनको दफनाया गया सिकंदरा में। ठीक है, अब देखिए प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन था। जो सूफी संत से शेख सलीम चिश्ती, आपसे इनके दरगाह को सुना होगा, यहाँ पे लोग जाते थे। तो ये जो थे संत थे शेख सलीम चिश्ती, इनका जो टाइम पीरियड था ये अकबर के समकालीन ही ये भी थे। ठीक है, अकबर जब थे तब ये भी थे। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर की। अब देखिए जहांगीर की जो टाइम पीरियड रहा 1605 से 1627 रहा और यह भी अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। ठीक है,
अब देखिए अकबर ने इसका नाम सलीम संत सूफी, जो सलीम संत थे इसके समकालीन थे, सलीम सूफी संत शेख सलीम। तो पहले हम जानते हैं ये संत से शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, अकबर के समकालीन थे। उसके बाद जहांगीर जब आए तो जहांगीर अकबर के समकालीन उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। और अकबर ने जहांगीर का नाम जो सलीम शेख सलीम चिश्ती थे इन्हीं के नाम पे रखा था, क्या, सलीम रखा था। अब देखिए जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए। तो ये था 8वां वीडियो आपके इतिहास का और मध्यकालीन भारत का 3रा वीडियो। मध्यकालीन भारत का एक वीडियो आपको और मिलेगा। तो आशा है आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।